वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड लेक्चर नंबर 28। ठीक है जी। इसमें भी आज हम मजीद कुछ ऐसे टॉपिक्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन वो कॉपी पेस्ट एग्जाम में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग दे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मेनिंजिस। व्हाट इज मेंट बाय मेनिंजिस? मेनिंजिस का मतलब क्या है? ठीक है, द थ्री कवरिंग दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, द कवरिंग which surround and protect the brain and spinal cord। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजिस। मेनिंजिस का मतलब यह है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर क्या है? कवरिंग है, जो उनको प्रोटेक्ट किया होता है। क्योंकि एनी कवरिंग दैट सराउंड सम इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इट इज श्योर दैट इट विल प्रोवाइड सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है जी। अब मेनिंजिस हमारे पास टोटल कितनी होती है? 3 होती है। तो जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर इन तीनों में से उसका नाम क्या है? दैट इज ड्यूरा मैटर। Dura matter is a thick, fibrous tissue which provides the outer protection to the brain and spinal cord। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मुराद CNS है। फिर मिडल लेयर की बात करते हैं। मिडल लेयर इज अराक्नाइड मैटर। मिडल के अंदर अराक्नाइड मैटर होता है। ठीक है जी। और अगर इनर एयर की बात करते हैं, इनर लेयर इज पाया मैटर। दैट इज पाया मैटर। क्लियर है? तो आप लोगों को ये अरेंजमेंट आनी चाहिए कि आउटर से अगर हम इनर साइड की तरफ जाएंगे, सबसे बाहर वाला लेयर ड्यूरा मैटर है, इसके बाद मिडल लेयर अराक्नाइड मैटर है, और आखिर में पाया मैटर है। इसकी एमसीक्यूज आप लोगों को यहाँ पे थोड़े से बताता चलो कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरा मैटर, आंसर इज मीजोडर्म। इसका मतलब यह है, जो ड्यूरा मैटर है, द आउटर मेनिंजिस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट इज एम्ब्रियोलॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम विच लेयर? मीजोडर्म। ठीक है। अगर एरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर, इन दोनों की जनाब बात करें तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ये नोट करें अपने पास। इधर से भी एक एमसीक्यूज आ सकता है और ये अपना एक एमसीक्यूज है। The embryological development of dura matter, that is from the mesoderm, but arachnoid matter and paya matter, they are embryologically derived from a neural crest cell। ठीक है जी, ये इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है। अगर इन मेनिंजिस की जनाब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। और देखे, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, इन दोनों को, किसको? अराक्नाइड मैटर प्लस पाया मैटर, इन दोनों को कलेक्टिवली लेप्टोमेनिंजिस भी कहते हैं। दे आर कलेक्टिवली नोन एज लेप्टोमेनिंजिस। तो वैसे मेनिंजिस तो सबको कहते हैं, ड्यूरा मैटर, अराक्नाइड और पाया, इन सबको जनाब मेनिंजिस कहते हैं। लेकिन आखिर वाले दो को अगर हम कंबाइन करें, अराक्नाइड मैटर और पाया मैटर, इन दो को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? लेप्टोमेनिंजिस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस कॉल्ड मेनिंजाइटिस। अगर जनाब इन्फ्लेमेशन हो जाए इनकी, इसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द काज ऑफ मेनिंजाइटिस में बी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, अगर इन्फेक्शन टू मेनिंजिस इज काज्ड बाय सम बैक्टीरिया, इसको हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कहते हैं। अगर ये इन्फेक्शन वायरस ने कराई हो, उसको हम वायरल मेनिंजाइटिस कहते हैं। इफ दिस इज काज्ड बाय सम फंजाई, इसको हम फंगल मेनिंजाइटिस कहते हैं। एंड समटाइम मेनिंजाइटिस इज सीन इन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, इसको हम क्या कहेंगे? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस इज आल्सो सीन इन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट caused by mycobacterium tuberculosis, it is called of tuberculous meningitis। तो CPSP के अंदर जितने भी पार्ट 1 के एग्जाम्स आते हैं
उसमें हमेशा मेनिंजाइटिस के एटलीस्ट 2 to 3 MCQs क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो अभी हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस caused by bacteria, viral can cause viruses, fungal can cause fungi and tuberculous meningitis is seen in tuberculosis patient, ठीक है जी। ये ट्यूबरकुलोसिस जनाब पेशेंट में होता है, ठीक है। अब आते हैं जनाब एक क्लिनिकल सिनेरियो की तरफ के इम्पोर्टेंट सिनेरियो जो एग्जाम में आते हैं वो आप लोग कैसे गेस करेंगे। तो लेके क्लिनिकल केस, ठीक है जी। क्लिनिकल केस में लेके 24 years old male presented to the male brought by their colleague to the emergency with a history of high grade fever, vomiting, headache, photophobia, insensitivity to light, ठीक है। photophobia, neck rigidity या neck stiffness, in CSF lumbar puncture was done, CSF shows increased protein, number 2 decrease glucose and increase polymarponuclear cell is called PMN. What is PMN or polymarponuclear cell? It is a second name for what? न्यूट्रोफिल। ये कंफ्यूजन के लिए वो देते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन में न्यूट्रोफिल बहुत कम देते हैं, वो क्या बताते हैं? इंक्रीज लेवल ऑफ PMN, दैट इज पोलीमार्पोन्यूक्लियर सेल। तो देखिए, द पर्सन हैज अ टिपिकल फीचर्स लाइक हाई ग्रेड फीवर, वोमिटिंग, हेडेक और इसके साथ फोटोफोबिया भी है। द पर्सन हैव इनसेंसिटिविटी टू लाइट, पर्सन कैन नॉट एबल टू टॉलरेट द लाइट। मतलब यह है कि वो उसको लाइट से एक खौफ होती है, फेयर होती है, हेट होती है, ठीक है। और नेक रिजिडिटी, लंबार पंक्चर की इंटरप्रिटेशन को देखे इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ग्लूकोज क्या है? कम है। और PMN जो है ना वो बढ़ गए है न्यूट्रोफिल। सो वेन एवर न्यूट्रोफिल इज हाई वी कैन सस्पेक्ट विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो न्यूट्रोफिल का बढ़ना, यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट लाइकली किसने कराई है? बैक्टीरिया ने कराई है। दूसरी बात, ग्लूकोज की लेवल CSF इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे क्या हो चुकी है? कम। द रीजन इज कि वेन एवर देयर इज बैक्टीरिया कैन कंज्यूम ग्लूकोज फॉर इट्स एनर्जी या सर्वाइवल। जहाँ पे इन्फेक्शन बैक्टीरिया ने कराई होती है वहाँ पर बैक्टीरिया अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जनाब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किस चीज को कंज्यूम करती है? ग्लूकोज को। तो व्हेन ग्लूकोज इज डिक्रीज बट पोलीमार्फोन्यूक्लियर सेल इज इंक्रीज, स्पेशली न्यूट्रोफिल। So this is the most likely diagnosis of which meningitis? Bacterial meningitis, ठीक है जी। So this is bacterial meningitis. So bacterial meningitis के बारे में ये पॉइंट्स याद रखने, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ये न्यूनेट्स अगर हो, फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने 24 ईयर ओल्ड का हिस्ट्री दिया है, लेकिन न्यूनेट्स के अंदर अगर सेम हिस्ट्री आ जाए तो द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस रिस्पॉन्सिबल इज Streptococcus agalactiae. Streptococcus agalactiae is a bacteria which is the leading cause of meningitis in a neonate. और इस बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? GBS, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई। तो
So this bacteria is also known as group B streptococcus. तो GBS या Streptococcus agalactiae मोस्ट कॉमन काज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन दी न्यूनेट। क्लियर है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम लेके एडोलेसेंस इसके अंदर अगर आ जाए एडोलेसेंस, इसमें नाइसीरिया मेनिंजिटाइडस, तो नाइसीरिया मेनिंजिटाइडस इज द काज ऑफ मेनिंजाइटिस इन केस ऑफ एडोलेसेंस मेनिंजिटाइडस। ठीक है। ओल्डर अगर बात आ जाए, ओल्डर चाहे फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द एज ऑफ 18 साल के बाद 20 साल, 30 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितना भी ओल्डर की तरफ जाए, इन द लीडिंग काज ऑफ मेनिंजाइटिस रिगार्डिंग बैक्टीरियल काजेज दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस रिगार्डिंग ओल्डर एजेस एंड एडल्ट एजेस दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो 2 MCQs आते हैं यहाँ से, न्यूनेट्स के बारे में क्वेश्चन आता है, ओल्डर के बारे में क्वेश्चन आता है। तो न्यूनेट के अंदर लीडिंग काज ऑफ मेनिंजाइटिस रिगार्डिंग बैक्टीरियल काज दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस एगालिक्टिए, जिसको हम ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं। लेकिन अगर ओल्डर की बात आ जाए, ओल्डर लोगों में द लीडिंग काज ऑफ मेनिंजाइटिस इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसमें जो क्लासिकल ट्राइएड है वो हेडेक है, फीवर है और नेक स्टिफनेस है। हेडेक, फीवर, नेक स्टिफनेस, इसके साथ देयर इज मेनिंजिस्मस। मेनिंजिस्मस का मतलब क्या है? नेक स्टिफनेस या नेक रिजिडिटी को हम मेनिंजिस्मस कहते हैं। और साथ में व्हेन द CSF इंटरप्रिटेशन इन सच अ वे दैट प्रोटीन इज इंक्रीज, ग्लूकोज इज डिक्रीज, बट देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ पॉलीमार्फोन्यूक्लियर सेल, थिंक अबाउट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्लियर है। ओके जी। अब यहाँ पे मुख्तलिफ मेनिंजाइटिस के लिए एक पॉइंट याद रखें, मुख्तलिफ मेनिंजाइटिस के लिए लेके CSF इंटरप्रिटेशन, CSF इंटरप्रिटेशन आप लोगों को आनी चाहिए। CSF इंटरप्रिटेशन, ये इंटरप्रिटेशन आप लोगों को एग्जाम के अंदर कई कंडीशंस को आसान बना देगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो देखें, जब हम CSF लेते हैं ना, CSF when CSF is drawn through which procedure? लंबर पंक्चर। ठीक है जी। अगर लंबर पंक्चर करे और इससे हम CSF को क्या करें? ड्रा करें। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इज देयर एनी ल्यूकोसाइटोसिस आर नॉट। व्हाट इज ल्यूकोसाइटोसिस? इंक्रीज लेवल ऑफ WBC। तो CSF ड्रा करने के बाद जो पहली प्रायोरिटी है वो हमने ये देखना है कि आइदर WBC वाइट ब्लड सेल लेवल इज इंक्रीज और नॉट। तो अगर ल्यूकोसाइटोसिस है तो हमारे पास 2 कंडीशन आ सकती है, या तो बात यस में जा सकती है या नो में जा सकती है। ऐसा है ना। अगर हमने CSF सैंपल लिया है, लेबोरेटरी वाले हमें 2 चीजें बता सकती है कि आया इस गिवन CSF के अंदर या तो WBC का लेवल ज्यादा है या क्या है? कम है। इसका मतलब ये है कि ये बात दोनों में जा सकती है, या तो यस भी हो सकती है और या बात नो में जा सकती है। नो का मतलब ये है इफ द अमाउंट ऑफ WBC इज लेस देन हाउ मच? 5। कल याद रखे ना, कल वाले लेक्चर में द नंबर्स ऑफ WBC इन CSF इज ऑलवेज लेस देन 5। CSF के अंदर WBC लेस देन 5 है और जो सीरम है उसमें 4000 to 11000 होता है। तो अगर हमें लेबोरेटरी पे ये पता चले कि CSF के अंदर जो WBC है वो लेस देन क्या है? 5 है, तो इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल? इट इज अ नॉर्मल इंटरप्रिटेशन। इसको हम नॉर्मल CSF इंटरप्रिटेशन कहेंगे। देयर विल बी नथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर WBC की लेवल 5 से क्या है? ज्यादा है, यस है, इसका मतलब ये कोई क्या शो करती है? पैथोलॉजी शो करती है। ये हमें पैथोलॉजी बताती है। अब हमारे पास यस का मतलब ये है कि मोर देन कितने? 5। अगर 5 से ज्यादा आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? हाँ जी, एनीवन? If leukocytosis is there in CSF interpretation, what will be the next step? The next step is कि which type of WBC is raised. हमने तो पहले ल्यूकोसाइटोसिस को देखा ना कि सिर्फ WBC रेज है, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है? वो ज्यादा है। इसके बाद ये भी देखना है कि which type of WBC is raised, either न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज न्यूट्रोफिल,
अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल इज आल्सो नोन एज PMN, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल। अगर न्यूट्रोफिल सिर्फ ज़्यादा है तो ये मोस्ट लाइकली कौन सा मेनिंजाइटिस होगा? आंसर इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्योंकि द फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म या द फर्स्ट लाइन डिफेंस सेल विच इज रेज्ड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज ऑफ न्यूट्रोफिल, वो न्यूट्रोफिल है। लेकिन अगर ल्यूकोसाइटोसिस है लेकिन उसमें न्यूट्रोफिल की बजाय किस चीज की लेवल बढ़ गई है? लिम्फोसाइटोसिस है, तो फिर इसमें हमने आगे मजीद देखना है कि लिम्फोसाइट बढ़ने के साथ साथ ग्लूकोज पे क्या असर पड़ा है। किस चीज पे? ग्लूकोज पे। इधर देखें, तो अगर लिम्फोसाइट रेज है और फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज को देख लिया, ग्लूकोज जनाब क्या चीज आ गई? नॉर्मल क्या है? ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है कि वायरल है? याद रखें, ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन कंज्यूम ग्लूकोज। वायरल इन्फेक्शन में ग्लूकोज कंजम्पशन नहीं होती, लेकिन वायरस में न्यूट्रोफिल बढ़ेगी कि लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट बढ़ती है। तो अगर लिम्फोसाइट बढ़ी है और साथ में ग्लूकोज नॉर्मल है, so this is a case of viral meningitis। ये हमारे पास क्या है? That is a case of viral meningitis, that is viral meningitis। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमने लिम्फोसाइट की लेवल को देख लिया, CSF इंटरप्रिटेशन पे लिम्फोसाइट लेवल क्या था? ज्यादा। लेकिन इस ज्यादा के साथ साथ हमने किस चीज को देख लिया? ग्लूकोज क्या था? कम था। तो ग्लूकोज कम के बाद यहाँ पे हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। पेशेंट को अगर क्या है? कफ है, इसको वेट लॉस की हिस्ट्री है, स्वेटिंग भी है, तो फिर ये किसकी तरफ बात जाती है? आंसर इज ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ये किसकी तरफ बात जाती है? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कंज्यूम तो करेगी ग्लूकोज, लेकिन पेशेंट अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, पेशेंट आर्गन ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री में है, पेशेंट कोई क्रोनिक कंडीशन की हिस्ट्री में है या कोई कैंसर की हिस्ट्री में है, तो उसमें फिर ल्यूकोसाइटोसिस में अगर लिम्फोसाइट बढ़े और किस चीज की लेवल कम है? ग्लूकोज। उसमें रिस्पिरेटरी सिम्टम नहीं है, चेस्ट एक्सरेस का बिल्कुल ठीक है, तो फिर बहुत रेयर कंडीशन में ये कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है? फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। तो फंजाई भी ग्लूकोज को कम कर सकती है अप टू सर्टन डिग्रीज। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस और फंगल मेनिंजाइटिस, इन दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है, इट इज सेफ, but you people should stick to the history of the patient given in the exam. Depending upon the history given to you guys, you people will decide it either fungal or that is tuberculous. This is what we can differentiate the type of meningitis. तो देखिए, ल्यूकोसाइटोसिस देखकर यस नो, नो है नॉर्मल है, यस है तो फिर न्यूट्रोफिल है तो बैक्टीरिया है, लिम्फोसाइट है तो आगे हम किस पर डिपेंड करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट के साथ नॉर्मल है तो वायरल है, अगर लिम्फोसाइट के साथ ग्लूकोज कम है, इट मे बी अ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस या फंगल मेनिंजाइटिस। एग्जाम में अगर इस तरह आ जाए कि पेशेंट है उसकी लिम्फोसाइटोसिस है, उसमें ग्लूकोज भी कम है, लेकिन CSF ऑन एग्जामिनेशन इज टर्बिड। कौन सा CSF है? टर्बिड। टर्बिड इज द वर्ड यूज फॉर द कलरेशन ऑफ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ये भी क्वेश्चन याद रखें। तो नीचे लेके नोट, ये हमें भी CPS पार्ट 1 में आता कि टर्बिड CSF is classically seen in tuberculous meningitis। क्लियर है जी? तो टर्बिड CSF ये हमेशा याद रखें। दिस वर्ड मेक वेरी बिग डिफरेंस व्हाइल सॉल्विंग द MCQs। तो टर्बिड CSF जब भी आज एग्जाम में ये कौन सा मेनिंजाइटिस होगा? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होगा। ठीक है जी? ओके, दिस व्हाट वी हैव फ्रॉम द मेनिंजाइटिस टॉपिक एंड यू पीपल शुड नो द काजेस। इसकी जनाब लंबार पंक्चर करते हैं प्रोसीजर, और लंबार पंक्चर में CSF के अंदर इन सब माइक्रोबायोलॉजी को देखकर वी कैन डिसाइड विच टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इज देयर। नेक्स्ट इसमें लेके अगर फॉर एग्जांपल DOC आ जाए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ड्रग ऑफ चॉइस अगर आ जाए कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है? आंसर इज पेनिसिलिन। अगर पेपर में पेनिसिलिन नहीं है, देन यू हैव टू गो फॉर सेफ्ट्राइक्सोन। फिर क्या लिखना है? सेफ्ट्राइक्सोन।
तो आजकल तो सेफ्ट्राइक्सोन ही लोग लगाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेनिंजाइटिस के अंदर। द मोस्ट लाइकली ड्रग टू बी यूज दैट इज सेफ्ट्राइक्सोन, लेकिन अप टू नाउ स्टिल थ्योरेटिकली द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस दैट इज व्हाट, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन फर्स्ट लाइन है थ्योरी के लिहाज से, लेकिन प्रैक्टिकली हम सेफ्ट्राइक्सोन से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेफ्ट्राइक्सोन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाए तो पेनिसिलिन प्रायोरिटी रखना, फिर सेफ्ट्राइक्सोन रखना। सेफ्ट्राइक्सोन भी अगर नहीं है मेंशन तो फिर सेफोरेक्सीम रखना, सेफोरेक्सीम, सेफ्ट्राइक्सोन, पेनिसिलिन, ये तीनों किसके लिए यूज होते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, लेकिन प्रायोरिटी थ्योरी में यही रखना है। फिर लेके ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस अगर किसी ये सब इंटरप्रिटेशन हमने देख लिया और उसमें जनाब लिम्फोसाइट बढ़े थे और बिल्कुल ग्लूकोज नॉर्मल थे, तो फिर हमारे पास कौन सा मेनिंजाइटिस होगा, वायरल मेनिंजाइटिस। एंटीरो वायरस जो है ना, इट इज द कॉमन काज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस, एंटीरो वायरस। उसके अंदर द ड्रग यूज इज एसाइक्लोवीर, उसमें हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं, एसाइक्लोवीर। व्हाट इज एसाइक्लोवीर, इट इज एंटी वायरल एजेंट, ठीक है। तो ये हम वायरल मेनिंजाइटिस में देते हैं। नेक्स्ट देखे डीओसी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फंगल मेनिंजाइटिस, अगर किसी को फंगल मेनिंजाइटिस है, सो व्हाट इज द एंटी फंगल यूज फॉर सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, हंसरिस एम्फोटेरिसिन बी, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है जी। तो एम्फोटेरिसिन बी ये हम देते हैं, तो दिस कैन लीड टू फाइट अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन। और एम्फोटेरिसिन बी अगर पेपर में नहीं है, यू हैव टू गो फॉर फ्लूकोनाजोल, हम कौन सा देते हैं, फ्लूकोनाजोल, दैट इज वन ऑफ द एजोल, क्लियर है। फ्लूकोनाजोल इज द फर्स्ट लाइन फॉर प्रोफाइलेक्टिक फंगल मेनिंजाइटिस, अगर किसी को रिस्क है फंगल मेनिंजाइटिस की रिस्क है तो प्रोफाइलेक्टिक के लिए क्या देते हैं, फ्लूकोनाजोल। लेकिन अगर किसी को फंगल मेनिंजाइटिस हो चुकी है फॉर थेराप्यूटिक पर्पस फॉर द ट्रीटमेंट हम कहते हैं एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। एम्फोटेरिसिन बी, इसका एक क्वेश्चन याद रखें कि इसका मतलब ये है, देखिए इफ दिस इज अ फंगल सेल, ये फंगल सेल मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फंगल सेल मेम्ब्रेन, इस फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मेन कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं अर्गोस्टिरोल, इसको हम क्या कहते हैं, अर्गोस्टिरोल। अर्गोस्टिरोल आर द स्टीरॉयड विच मेक द फंगल सेल मेम्ब्रेन, और जितना अर्गोस्टिरोल ज्यादा कंपैक्ट एक दूसरे के साथ अटैच होंगे उतना फंगल सेल वॉल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब हमने ऐसा करना है कि हम इस फंगल सेल वॉल के अंदर ये जो मैंने बनाए हैं, दिस कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अर्गोस्टिरोल, इसको अर्गोस्टिरोल कहते हैं। अगर हम ऐसा ड्रग दे कि वो अर्गोस्टिरोल के अंदर क्या पैदा करे, होल पैदा करे, पोर्स पैदा करे, तो अनवांटेड मटेरियल बाहर से अंदर जाएगी और वांटेड एसेंशियल सब्सटेंसेस फंगस से बाहर आएगी, तो उससे फंगस की डेथ होगी कि नहीं, तो ड्रग बिकम फंगीसाइडल, फंगीसाइडल मीन के फंगस की डेथ कराएगी। तो द ड्रग which is used for systemic fungal infection creating hole in the ergosterol part of cell membrane in the fungus, that is एम्फोटेरिसिन बी। वो क्या है, एम्फोटेरिसिन बी। तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, ये बने हुए सेल मेम्ब्रेन के अंदर अर्गोस्टिरोल में होल क्रिएट करता है। तो एम्फो मीन फॉर पोर्स, ये पोर्स फॉर्मेशन करता है किस स्ट्रक्चर के अंदर, अर्गोस्टिरोल के अंदर, क्लियर है। लेकिन इधर देखें, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं स्क्वेलिन, ये हम आगे पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में। स्क्वेलिन कन्वर्ट होता है लेनोस्टिरोल में, किसमें, लेनोस्टिरोल, और लेनोस्टिरोल फिर बाद में कन्वर्ट होता है किस चीज में, अर्गोस्टिरोल। तो देखे स्क्वेलिन कन्वर्टेड इनटू लेनोस्टिरोल, लेनोस्टिरोल कन्वर्टेड इनटू अर्गोस्टिरोल, और अर्गोस्टिरोल कैन लीड टू द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फंगस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फंगल सेल। लेकिन इस लेनोस्टिरोल को जब हम कन्वर्ट करते हैं इस अर्गोस्टिरोल में, यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए प्रोटीन अल्फा डीमिथाइलेस, प्रोटीन अल्फा डीमिथाइलेस। तो प्रोटीन अल्फा डीमिथाइलेस एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर लेनोस्टिरोल फॉर्मेशन टू अर्गोस्टिरोल। अगर हम ऐसा ड्रग दे जिससे हम किस एंजाइम को ब्लॉक करें, प्रोटीन अल्फा डीमिथाइलेस,
तो अर्बुस्टिरोल नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा, सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी नहीं होगी, फंगल सेल की डेथ हो जाएगी। फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, म्यूकोनाजोल, जितने एजोल्स है दे आर 14 अल्फा डी मिथाइलेज इनहिबिटर्स। तो देखें इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये जो ड्रग है ये अर्बुस्टिरोल की सिंथेसिस को रोकती है, और ये जो बने हुए अर्बुस्टिरोल है उसके अंदर क्या क्रिएट करती है, पोर्स क्रिएट करती है। क्लियर है। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखें। जितने भी एजोल्स है इंक्लूडिंग कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल या मीकोनाजोल, ये जितने भी हैं दे ऑल कैन लीड्स टुवर्ड इनहिबिशन ऑफ 14 अल्फा डी मिथाइलेज। और 14 अल्फा डी मिथाइलेज जब ब्लॉक होगा तो लेनोस्टिरोल फिर अर्बुस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो जनाब हमारे पास फंगल सेल डाई हो जाएगी, वो नहीं रहेगी। क्लियर है। नीचे लेके एक नोट में जनाब लेके इन ऑल टाइप्स ऑफ meningitis the protein level is increase, प्रोटीन लेवल इज इंक्रीज। हाँ जी, कि जितने भी टाइप्स के मेनिंजाइटिस है सब के अंदर प्रोटीन लेवल क्या होता है, इंक्रीज। इस एक सेंटेंस का मतलब यह है एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन ना करे कि भाई मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन आ जाए तुम प्रोटीन पे स्टक हो जाए। प्रोटीन वैल्यू डू नॉट डिफरेंशिएट द टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। हम मेनिंजाइटिस की टाइप्स बनाते हैं किस चीज पे, टाइप ऑफ WBC पे और ग्लूकोज की लेवल पे। प्रोटीन हैज नो वैल्यू, प्रोटीन के लेवल हर किसी मेनिंजाइटिस में क्या होता है, रेज होता है। इसका एक रीजन है। इसलिए जब हमारे पास मेनिंजाइटिस होता है तो मेनिंजाइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो उसमें जो है वेजो क्या हो जाती है, डायलेशन। तो वेजो डायलेशन की वजह से जो वस्कुलर परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब वेजो डायलेशन की वजह से वो रास्ता खुल जाता है, तो वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो जगह जगह पे क्या हो जाता है, डायलेट। तो फिर ब्लड से ज्यादा प्रोटीन ऊपर आएगी, CSF की तरफ आएगी, सब रखनेट स्पेस। तो बिकॉज ऑफ मोर वस्कुलर परमिएबिलिटी मोर प्रोटीन व्हेन एंटर फ्रॉम द सीरम टू द CSF। तो CSF के अंदर प्रोटीन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रोटीन बढ़ने का वजह क्या है, बिकॉज ऑफ मोर वस्कुलर परमिएबिलिटी। नंबर 2, जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के अंदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स बनती है। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर भी साइड बाय साइड क्या बना सकती है, प्रोटीन बना सकती है। तो जितना इन्फ्लेमेशन की सिविरिटी ज्यादा होगी उतना इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर ज्यादा होंगे, उतना उससे क्या प्रोड्यूस होगी, प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन वाई इंक्रीज इन ऑल टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, द रीजन इज बिकॉज ऑफ more vascular permeability and some of the protein also can be formed from different chemical mediators. Clear है। So this is what we have all type of meningitis, CSF interpretation and the reason behind why protein is increased in all type of meningitis, but ग्लूकोज डिपेंड करता है कि अगर ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है, फंगल है या बैक्टीरियल है, क्योंकि बैक्टीरिया कंज्यूम ग्लूकोज फॉर दी एनर्जी पर्पस, तो उसमें ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन वायरस ने की हो, वायरल मेनिंजाइटिस हो, तो वायरस कैन नॉट कंज्यूम ग्लूकोज, तो वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज लेवल पे असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये जनाब मेनिंजाइटिस के बारे में क्वेश्चन थे। और टर्बिड CSF जब भी पेपर में आ जाए, हाँ जी, टर्बिड CSF, तो ये क्या होगा, आंसर इज ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। और अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए, देखिए ये वर्ड भी याद रखें, मेनिंजाइटिस की हिस्ट्री है और उसमें ये वर्ड आ जाए, व्हाट इज दिस, हेलो अराउंड। हेलो मीन इस तरह एक होल टाइप अपीयरेंस आ जाए, हेलो, ये हेलो वर्ड भी आ जाता है, ये फंगल मेनिंजाइटिस का बताता है। या पेशेंट HIV होगा या एड्स का होगा, तो एड्स HIV पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर द टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस सीन इन व्हाट, फंगल मेनिंजाइटिस। क्लियर है। तो फंगल मेनिंजाइटिस में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट की हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेके हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, कि व्हाट आर द डिफरेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ठीक है जी, इससे भी जनाब क्वेश्चन एटलीस्ट 2 MCQs क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई
वैसे बाय द वे हाइपोथैलेमस है कहाँ पे? हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये किधर होता है? फोर ब्रेन के अंदर होता है। सो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इसके जनाब डिफरेंट फंक्शंस है। हाइपोथैलेमस के डिफरेंट फंक्शंस है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस? हाँ जी, इसकी फंक्शन कौन कौन सी है? हाइपोथैलेमस के डिफरेंट फंक्शन कौन बता सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन वी हैव इन हाइपोथैलेमस? इट इज अ टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। ये थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी भी कहलाता है, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस के अंदर है। दूसरी बात याद रखें कि हाइपोथैलेमस के अंदर जो सेक्सुअल अर्ग है, सेक्सुअल अर्ग को कंट्रोल करता है। एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है। हंगर सेंटर कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में है। एपिटाइट सेंटर कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में है। ठीक है जी। तो देखे ये जो हंगर सेंटर है, एपिटाइट सेंटर है, टेम्परेचर सेंटर है, या सेक्सुअल अर्ग है, या आप लोग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो बैलेंस है, ये सारी की सारी किस सिस्टम के अंदर है? हाइपोथैलेमस में है। ठीक है जी। तो हाइपोथैलेमस हैज अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। ठीक है। सो हाइपोथैलेमस के बारे में फंक्शन आप लोगों ने याद रखना है कि इसके वेराइटीज ऑफ द फंक्शन होते हैं, और इसने डिफरेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट जो है ना पार्ट को क्या करना है? कंट्रोल करना होता है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने इसलिए याद रखने कि हाइपोथैलेमस इज अ बिग कंट्रोलर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड आप लोगों को पता है कि उसके साथ कनेक्टेड क्या है? हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ हाइपोफैशियल ग्लैंड। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। अब इसमें लेके न्यूक्लियाई कि कौन कौन सी न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ पे आप लोग लेके न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस के, न्यूक्लियाई क्योंकि ज़्यादा है न्यूक्लियाई, और यहाँ पे फंक्शंस लेके फंक्शंस। तो अभी हमने हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई पढ़ने हैं और इसके फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है जी। ओके। हाइपोथैलेमस में लेके एक एरिया होता है दैट इज कॉल्ड लेटरल एरिया। इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल एरिया। ये एक न्यूक्लियाई है। लेटरल एरिया, लेटरल एरिया। ठीक है। लेटरल एरिया यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है, एक न्यूक्लियाई है हाइपोथैलेमस के अंदर, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर। ये किसके लिए होता है? हंगर के लिए होता है। तो लेटरल एरिया इन द हाइपोथैलेमस दैट इज डीलिंग द हंगर, ये हंगर के लिए होता है। इट इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रेलिन। ग्रेलिन क्या है? ये एक हार्मोन है। इसको ये स्टिमुलेट करता है, हमें हंगर कराता है, लेकिन ये इनहिबिट कौन करता है? लेप्टिन। यहाँ पे देखें कि इट इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रेलिन, GHRELIN, ग्रेलिन, but it is inhibited by leptin। ठीक है। इट इज इनहिबिटेड बाय लेप्टिन। अगर ग्रेलिन इसको स्टिमुलेट करे, हाँ जी, तो क्या होगा? वी वेल हंगर बढ़ जाएगी, तो फूड इनटेक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ग्रेलिन कैन मेक द बॉडी ग्रेटर। ग्रेटर मीन इससे बॉडी उबीज हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये लेप्टिन इसको इनहिबिट करे, तो लेप्टिन की वजह से हमें हंगर नहीं मिलेगी। तो लेप्टिन कैन मेक द बॉडी हंग्री और लीन। लेप्टिन अगर इसको इनहिबिट करेगी तो हंगर नहीं लगेगी, हंगर नहीं लगेगी तो बॉडी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखें कि जो लेटरल एरिया है हाइपोथैलेमस की, ये हंगर के लिए होता है, ये स्टिमुलेट होता है ग्रेलिन की वजह से, और इट इज इनहिबिटेड बाय लेप्टिन। क्लियर है? द नेक्स्ट इज वेंट्रोमीडियल एरिया। द नेक्स्ट एरिया इज कॉल्ड वेंट्रोमीडियल एरिया। ठीक है जी। वेंट्रोमीडियल एरिया, वेंट्रोमीडियल एरिया के अंदर सेटाइटी सेंटर होता है। सेटाइटी सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट इन द वेंट्रोमीडियल एरिया। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट एमसीक्यूज में आएगा VMA के नाम से कि वेंट्रोमीडियल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सेंटर? आंसर इज सेटाइटी सेंटर। क्लियर है? तो इट इज स्टिमुलेटेड बाय लेप्टिन। ये कौन स्टिमुलेट करती है? लेप्टिन। तो ये एमसीक्यूज याद रखें कि जो वेंट्रोमीडियल एरिया है इट इज स्टिमुलेटेड बाय लेप्टिन, बट लेटरल एरिया इज इनहिबिटेड बाय लेप्टिन। क्लियर है? तो ये जनाब हमारे पास क्या है? वेंट्रोमीडियल एरिया है। अब आते हैं जनाब इंटीरियर हाइपोथैलेमस। इंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग व्हाट? इंटीरियर हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस। तो इंटीरियर हाइपोथैलेमस में याद रखे, इंटीरियर हाइपोथैलेमस इट कंट्रोलिंग दी व्हाट पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी। तो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी क्या होती है, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट मूड को कहते हैं, रिलैक्स स्टेट में। तो ये हीट प्रोड्यूस करेगी कि ये कूलिंग के लिए होगी। हाँ जी, देखिए फ्लाइट या फाइट सिचुएशन क्या होती है, सिंपैथेटिक, लेकिन रेस्ट एंड डाइजेस्ट क्या होती है, पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक इंसान को कूल कराती है कि हीट प्रोड्यूस करती है, कूल मतलब कूल माइंडेड। तो पैरासिम्पैथेटिक मीन रिगार्डिंग टेम्परेचर कूलिंग, कूलिंग जो काम है टेम्परेचर को कम करना, ये किस हाइपोथैलेमस का काम है, इंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि if the cooling center in hypothalamus is damaged, it will be damaged to which part of hypothalamus, interior के posterior, interior part of hypothalamus is parasympathetic in nature and it is responsible for the cooling property। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे याद, तो कूलिंग कौन सी चीज है डिवाइस जो कूलिंग कराती है, एसी। तो आप लोग एसी याद रखे, एसी स्टैंड फॉर, ए मीन इंटीरियर हाइपोथैलेमस, सी फॉर कूलिंग, इस तरह याद रखे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो इंटीरियर हाइपोथैलेमस है ये कूलिंग का काम करती है। और देखिए यहाँ पे इसमें क्या चीज आता है, पैरा, 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 PARA। तो ए पर पैरा, ए पर इंटीरियर और सी फॉर कूलिंग। इंटीरियर हाइपोथैलेमस विल रेगुलेट दी कूलिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट देखिए पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करती हैं, ठीक है। तो इट इज सिंपैथेटिक, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इज सिंपैथेटिक, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक है और ये किस चीज के लिए होगी, हीटिंग के लिए होगी, क्लियर है। सो इफ देयर इज डैमेज टू द फ्रंट ऑफ हाइपोथैलेमस, इंटीरियर हाइपोथैलेमस पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन विल बी डैमेज एंड दैट विल बी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कूलिंग। लेकिन अगर बैक साइड ऑफ हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए तो सिंपैथेटिक प्रॉब्लम होगी और वो हीटिंग का इशू कराएगी, क्लियर है। नेक्स्ट देखे, another nucleus present in hypothalamus is called suprachiasmatic nucleus, chiasmatic nucleus, suprachiasmatic nucleus, ठीक है जी। तो suprachiasmatic nucleus के बारे में याद रखें, this is the nucleus, what is chiasmatic, it is the supra mean above, this is the nucleus in hypothalamus exactly lies above the optic chiasm। ऑप्टिक कायाजम का नाम सुना है ना। सो ऑप्टिक कायाजम मीन, ये हम पढ़ेंगे ऑप्टिक नर्व के नाम पे। ऑप्टिक नर्व में जो टेम्पोरल फाइबर है वो क्या करते हैं, डिकसेट करते हैं। उसके ऊपर हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस है जिसका नाम क्या है, सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का काम ये है सर्काडियन रिदम को मेंटेन करना, सर्काडियन रिदम। सो इट मेंटेन सर्काडियन रिदम। व्हाट इज सर्काडियन रिदम, इट्स मीन बायोलॉजिकल क्लॉक। सर्काडियन रिदम से मुराद आपकी क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं और इसको हम स्लीप साइकिल भी कहते हैं, स्लीप साइकिल। ये क्वेश्चन याद रखे कि जो सुप्राकियाज्मेटिक रिदम है या सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस है, सॉरी इट कैन रेगुलेट सर्काडियन साइकिल या सर्काडियन रिदम विच इज कॉल्ड स्लीप साइकिल। हम कहते हैं यार कि इंसान की एक टाइम टेबल है, एक टाइम पे जब बंदा आदी हो जाए एग्जैक्टली वो उसी टाइम पे नेक्स्ट डे उठ भी जाता है। इसका वजह यह है कि हमारे बॉडी के अंदर एक साइकिल है जो मेंटेन रहता है। वो कौन सा न्यूक्लियस मेंटेन करता है, सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस। इफ दिस डैमेज इन हाइपोथैलेमस द पर्सन विल हैव डिस्टर्बेंस इन द स्लीप साइकिल, ठीक है। तो फिर इंसोम्निया के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये तो न्यूक्लियस है जो सर्काडियन साइकिल को क्या रखते हैं, रेगुलेट। लेकिन एक हमारे पास हार्मोन है जो स्लीप साइकिल में मेंटेन काम करता है, दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन। तो अगर एजेंट आ जाए द हार्मोन, द मेलाटोनिन हार्मोन, विच हार्मोन is also responsible for sleep cycle। स्लीप साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आंसर इज मेलाटोनिन। इट इज नॉट मेलानिन। मेलानिन क्या है, इट इज अ ब्लैक पिगमेंट। मेलानिन तो जब बॉडी में बढ़ जाए वो बॉडी को क्या देती है, ब्लैक पिगमेंटेशन देती है। लेकिन मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो ओवरऑल स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने में हेल्प करती है।
मेलाटोनिन कहाँ से आता है? इट इज कम फ्रॉम पीनियल ग्लैंड, दैट इज द स्मॉलेस्ट endocrine gland in the body. It is come from the pineal gland. Another question asked in the exam, okay, which of the following, this is a new concept and very tested in the exam question, very common. Which the following is anti-gonadotropic hormone? ये रफी बुक के अंदर भी बार बार रिपीट हुआ है, एंटी गोनेडोट्रापिक हार्मोन। गोनेडोट्रापिक से मुराद ये है कि इसमें जो ना FSH LH का लेवल क्या हो सकता है? खराब हो सकता है, क्योंकि गोनेडोट्रापिक हार्मोन आर टू FSH एंड LH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH हार्मोन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एंटी गोनेडोट्रापिक हार्मोन, योर आंसर विल बी स्टिल मेलाटोनिन। ठीक है, so melatonin is a hormone which is also known as anti-gonadotropic hormone. Why? रिसर्च ये कहता है कि जो मेलाटोनिन है ये तो स्लीप साइकिल मेंटेन रखती है, लेकिन दिस मेलाटोनिन साइड बाय साइड इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मेलाटोनिन ऑन द रिलीज ऑफ विच हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। और अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें, प्रोलैक्टिन आई टोल्ड यू इज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन जो बंदा बढ़ाएगा, प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ FSH एंड LH, तो एंटी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो इट कैन नॉट डायरेक्टली अफेक्ट FSH LH, बट दिस इनडायरेक्टली अफेक्ट बाय रिलीजिंग द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर है? तो ये वन लाइन MCQs है, बट इट विल हेल्प यू अलॉट इन द एग्जाम व्हेन यू आर अपेयरिंग इन द पार्ट 1 इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एंटी गोनेडोट्रोपिक, तो उसमें से आप लोगों ने किसको प्रायोरिटी देनी है? मेलाटोनिन। अगर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात आ जाए तो फिर वो क्या है? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। क्लियर है? तो ये सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस है। सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस मेंटेन सर्काडियन रिदम, ये सर्काडियन साइकिल या सर्काडियन रिदम को मेंटेन करता है। 6 नंबर लेके अनदर इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये भी कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, इसको हम SON कहते हैं। एनीवन कैन टेल मी, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस एंडोक्राइन लेक्चर, द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रिलीज व्हाट? दिस इज रिलीज मेन हार्मोन दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से क्या आता है? ADH, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है और जरूरत आने पे वहां से रिलीज हो जाता है। लेकिन ADH की सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है। हाइपोथैलेमस के किस न्यूक्लियस में? सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कैन सेंस द ऑस्मोलरिटी ऑफ द बॉडी। जब ऑस्मोलरिटी बढ़ जाए, ऑस्मोलरिटी डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट के सल्यूट, ये सल्यूट पे डिपेंड करती है। जब सल्यूट का लेवल बढ़ जाए तो सॉल्वेंट का लेवल, फ्लूइड का लेवल क्या हो जाता है? कम। तो जब सल्यूट बढ़ जाए, ऑस्मोलरिटी बढ़ जाए, ऑस्मो रिसेप्टर विल एक्टिवेट सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस टू रिलीज ऑफ ADH, and ADH will conserve water from the kidney by acting on which receptor? V2 रिसेप्टर। और किडनी किस मैसेंजर से काम करता है? V2 से, साइक्लिक MP। और अगर ये V1 पे वेसल के अंदर काम करे, दैट विल बी IP3 मैकेनिज्म। ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेके इसमें एक आते पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, PVN। This nucleus is mainly responsible for the production of what? Answer is oxytocin। ये ऑक्सीटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है, ऑक्सीटोनिन। क्लियर है? कभी कभार आप लोगों से कुछ लोग यहाँ पे थोड़ा सा बहस करेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से क्या चीज आती है? ADH। If someone asks you, can सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस रिलीज ऑक्सीटोसिन? यस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से 90% ADH आती है, 10% ऑक्सीटोसिन। और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से 90% ऑक्सीटोसिन आती है, 10% ADH आता है। तो हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो ज्यादा से मुराद ये है कि दिस इज द मेन न्यूक्लियस फॉर ADH एंड दिस इज द मेन न्यूक्लियस फॉर ऑक्सीटोसिन। इट कैन हेल्प इन मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, ये मिल्क इजेक्शन में काम करता है। और इट कैन इंक्रीज यूट्राइन कंट्रैक्शन इन द लेट थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड मेक द डिलीवरी ईजियर, ये डिलीवरी को ईजियर बनाती है।
So these are the areas in hypothalamus which is highly tested in the FCPS part 1 exam. Clear है? तो ये मुख्तलिफ, तो which nucleus responsible sleep cycle for in hypothalamus? सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। मतलब कूलिंग सेंटर खराब हो जाए तो किस हाइपोथैलेमस में मसला है? इंटीरियर, ए पर इंटीरियर, सी फॉर कूलिंग। और जो पोस्टीरियर साइड ऑफ हाइपोथैलेमस है वो किसके लिए होता है? हीटिंग के लिए होता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एडीएच के लिए है। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये किसके लिए है? आवास, दैट इज फॉर दी ऑक्सीटोसिन के लिए है। अब आते हैं जनाब, यहाँ पे कुछ एक दो चीजें रहती है टंग के बारे में, एफसीपीएस के रिलेटेड, वो भी आप लोगों को बताता चलो, ठीक है। टंग जो है, ये जो ओरल कैविटी है, ये एम्ब्रियोलॉजिकली किस स्ट्रक्चर से बनती है? ओरल कैविटी स्टोमेटोडियम, कल बताया था ना, ये स्टोमेटोडियम से बनती है। ओरल कैविटी में जो टंग है, टंग की अगर सेंसेशन हम देखें, इसकी जो सेंसरी फंक्शन है वो किस तरह होती है? तो देखिए, टंग को हमने कल डिवाइड किया था कितने हिस्सों में? इंटीरियर 2/3, इंटीरियर 2/3 इसकी एक होती है स्पेशल सेंसेशन, और एक इसकी क्या होती है? हाँ जी, जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन में टेस्ट वगैरह, मतलब कोई चीज़ की टेस्ट, हमें मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ टेस्ट का पता चल जाता है। तो ये टंग की कौन सी सेंसेशन है? स्पेशल सेंसेशन है। या पेन, टेम्परेचर, ये टंग की कौन सी सेंसेशन में आती है? जनरल सेंसेशन। इफ द क्वेश्चन कम which of the following nerve is responsible for the special sensation of tongue from where? Interior 2/3, answer will be facial nerve। facial nerve वो नर्व है जो टंग की इंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पेशल सेंसेशन को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आ जाए इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की जो जर्नल सेंसेशन है वो किसके पास है? दैट इज अ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल नर्व ये हमारे पास कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व ये हमारे पास क्या है? हाँ जी, एमसीक्यूज ये है कि फॉर एग्जांपल ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन याद रखे, इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, उसकी स्पेशल सेंसेशन किसके पास है? फेशियल नर्व। लेकिन एग्जाम में इस तरह आसान क्वेश्चन नहीं आता, वो कहेंगे फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच? आंसर है कोडा टेम्पेनाई। कौन सी ब्रांच है? कोडा टेम्पेनाई। तो कोडा टेम्पेनाई इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व विच विल टेक द टेस्ट सेंसेशन। तो टेस्ट सेंसेशन स्पेशल सेंसेशन है कि जनरल है? वो तो स्पेशल सेंसेशन है। तो टेस्ट सेंसेशन इज अ स्पेशल सेंसेशन विच इज कैरिड बाय कोडा टेम्पेनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टंग? इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। लेकिन अगर जनरल सेंसेशन आ जाए, पेन, टेम्परेचर वगैरह, दैट इज अ ट्राइजेमिनल नर्व। तो दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व। और ट्राइजेमिनल नर्व की कौन सी ब्रांच? आंसर इज मैंडिबुलर ब्रांच। तो इसको हम मैंडिबुलर ब्रांच कहते हैं। मैंडिबुलर ब्रांच इज विच नंबर? 1, 2 और 3, इसको हम CN5V3 के क्रेनियल नर्व 5th की कौन सी ब्रांच है? 3rd नंबर ब्रांच है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि इफ क्वेश्चन इज कम द पर्सन हैज लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, इस तरह क्वेश्चन आता है, पर्सन हैज लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन इन द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व विल बी डैमेज? कोडा टेम्पेनाई। तो वो स्पेशल नहीं बताएंगे, वो टेस्ट बताएंगे। टेस्ट इज ऑलवेज अ स्पेशल सेंसेशन। लेकिन पेन, टेम्परेचर, इस तरह की बात अगर आ जाए, इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की बात हो, तो फिर मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल विल बी अफेक्टेड। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्टीरियर 1/3 की। पोस्टीरियर 1/3, पोस्टीरियर 1/3 के बारे में याद रखें, इसकी जो स्पेशल सेंसेशन है, स्पेशल और एक क्या होती है? जनरल सेंसेशन। तो स्पेशल सेंसेशन और जनरल सेंसेशन दोनों पोस्टीरियर 1/3 ये किसके पास है? ग्लासोफेरेंजियल नर्व। ग्लासोफेरेंजियल नर्व कौन सी नर्व है? दैट इज अ क्रेनियल नर्व नंबर 9th, ये 9th नंबर नर्व है। सो ग्लासोफेरेंजियल नर्व कैन टेक बोथ स्पेशल एंड जनरल सेंसेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। क्लियर है जी? तो ये पॉइंट जनाब आप लोगों ने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मजीद कुछ MCQs हम ऐड करते हैं। देखिए, ऑल ऑफ द मसल of tongue are supplied by
hypoglossal nerve except what is hypoglossal nerve is a 12th cranial nerve। कहते हैं कि टंग में जितने भी मसल है उसकी मोटर सप्लाई किस नर्व के पास है, हाइपोग्लोसल। तो हाइपोग्लोसल नर्व इज अ 12th cranial nerve एक्सेप्ट एक मसल है जो हाइपोग्लोसल नर्व उसको सप्लाई नहीं करती। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, दैट इज कॉल्ड पेलाटोग्लोसस मसल। कौन सा मसल, पेलाटोग्लोसस। ये पेलाटोग्लोसस टंग को पैलेट के साथ मिलाती है, ठीक है, और स्वॉल्विंग में हेल्प करती है। इट इज नॉट इनर्वेटेड बाय विच नर्व, हाइपोग्लोसल। सो इट इज इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व। ये किस नर्व के पास है, वेगस नर्व के पास है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज सीख ली कि टंग की जो मोटर सप्लाई है, टंग की जो मोटर सप्लाई है, ऑल मसल्स ऑफ द टंग फॉर देयर मोटर सप्लाई मेनली इनर्वेटेड बाय विच क्रेनियल नर्व, 12th हाइपोग्लोसल, एक्सेप्ट एक मसल के जो पेलाटोग्लोसस है, ये कौन सी नर्व सप्लाई करती है, वेगस नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। तो मोटर सप्लाई भी जनाब टंग की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब टंग की तरफ आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में आ जाए टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन फॉर द टंग, टेस्ट, हाँ जी, फिर होते हैं पेन और एक होते हैं मोटर। हाँ जी बताएं, टंग की जो टेस्ट सेंसेशन है या टेस्ट है वो कितनी नर्व के पास है, टेस्ट, वेरी गुड। इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ये किसके पास है, शाबाश, दैट इज इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ये किसके पास है, ये फेशियल नर्व के पास है। तो इधर देखे यहाँ पे हमें लिखता हूँ जनाब क्रेनियल नर्व नंबर 7। पोस्टीरियर 1/3 की अगर बात करें तो उसकी जो स्पेशल और जनरल सेंसेशन है ये मेनली किसके पास है, ग्लोसोफेरेंजियल, और पार्टली किसके पास है, वेगस के पास है। इसका मतलब कि ग्लोसोफेरेंजियल मेनली रिस्पॉन्सिबल बट पार्टली कौन सा बंदा भी होता है, वेगस। तो स्पेशल सेंसेशन पोस्टीरियर 1/3 की 9 और 10 के पास है, और जनरल भी किसके पास है, 9, 10। तो टेस्ट सेंसेशन में फेशियल फॉर इंटीरियर 2/3, लेकिन टेस्ट सेंसेशन में पोस्टीरियर 1/3 के लिए कौन कौन से है, 9 एंड 10 होता है। क्लियर है। सो हाउ मेनी नर्व रिस्पॉन्सिबल टू कैरी टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द होल टंग, आंसर इज 3, 7, 9, 10। पेन के लिए बताए, पेन की कितनी है, पेन के लिए क्या होता है, हाँ जी, पेन के लिए ट्राइजेमिनल नर्व है, और कौन सी है, 9 एंड 10। क्योंकि इसमें तो यहाँ पे जो जनरल सेंसेशन है पेन, उसकी जो इंटीरियर 2/3 है वो क्या है, ट्राइजेमिनल नर्व है, उसकी मैंडिबुलर ब्रांच। लेकिन यहाँ पे जो पेन है पर पोस्टीरियर 1/3, उसमें ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व दोनों आती है। फिर आती है मोटर की तरफ। मोटर कितनी है, मोटर ऑल मसल्स ऑफ द टंग रिगार्डिंग मोटर सप्लाई आर इनर्वेटेड बाय हाइपोग्लोसल। तो मोटर के लिए 12th नर्व मेन है, मेन, एक्सेप्ट हाउ मेनी मसल, 1 मसल, वो कौन सप्लाई करती है, 10। तो यहाँ पे 12 एंड 10 लिखना चाहिए। क्लियर है। तो इसका मतलब कि इन मोटर के अंदर जो 12 है उसके पास मेजॉरिटी है, लेकिन यहाँ पे जो 10 है उसके पास क्या है, दैट इज ओनली 1 मसल विच इज कॉल्ड पेलाटोग्लोसस मसल। क्लियर है जी। ओके, नेक्स्ट लिखे मसल, द मसल ऑफ टंग, muscle of tongue which help in the sidewise movement of tongue during swallow। हाँ जी, वो कौन सा मसल है टंग का जिसकी वजह से देखे हम टंग की साइड वाइज क्या कर सकते हैं, मूवमेंट, हम लेफ्ट भी टंग ला सकते हैं और राइट भी। दिस इज नोन एज स्टाइलो वेयर, कल हमने एक पढ़ा था स्टाइलो फेरेंजियस, वो फेरिंग्स का मसल है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, टंग। ऐसा मसल जो टंग को लेफ्ट राइट क्या कर सके, मूव कर सके, इसको हम कहते हैं स्टाइलोग्लोसस मसल। ये कौन सा मसल है, स्टाइलोग्लोसस। स्टाइलोग्लोसस, ग्लोसस इज द वर्ड यूज्ड फॉर टंग। स्टाइलोग्लोसस इज सप्लाइड बाय व्हिच नर्व, स्टाइलोग्लोसस इज सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल।
ऑल मसल्स ऑफ द टंग। बस जहन में ये रखना है पैलेटोग्लोसस जो वेगस के पास है। तो इफ यू कैन मूव योर टंग साइड वाइज लेफ्ट एंड राइट, इट इज ड्यू टू विच मसल? स्टाइलोग्लोसस, एंड दैट इज इनर्वेटेड बाय हाइपोग्लोसल नर्व। स्टाइलोफेरिंजियस अगर एग्जाम में आ जाए, स्टाइलोफेरिंजियस वो फेरिंग्स का मसल है, दैट इज सप्लाइड बाय ग्लासोफेरिंजियल नर्व। थर्ड फेरिंजियल आर्च हमने पढ़ा था, उसमें स्टाइल ऑल फेरिंजियल मसल सप्लाइड बाय वेगस नर्व एक्सेप्ट वन, स्टाइलोफेरिंजियस विच इज सप्लाइड बाय नाइन्थ। ठीक है, तो देखें दो जगह है ना, माउथ है, माउथ और फेरिंग्स है। माउथ के सारे मसल किसके पास है? हाइपोग्लोसल, एक्सेप्ट किसके? पैलेटोग्लोसस, वो वेगस के पास है। तो 10 और 12 नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर सप्लाई ऑफ टंग। फेरिंग्स में जाए, ऑल फेरिंजियल मसल बाई वेगस नर्व एक्सेप्ट स्टाइलोफेरिंजियस इज 9th। तो 9th और 10 ये किसकी मोटर सप्लाई है? फेरिंग्स की मोटर सप्लाई है। लेकिन स्टाइलोग्लोसस की वजह से हम टंग की साइड वाइज मूवमेंट करते हैं, एंड इट इज इनर्वेटेड बाई हाइपोग्लोसल नर्व। यहां पे लेके द मसल which help in the protrusion of टंग। ये वो मसल है हाँ जी जिसकी वजह से हम टंग को क्या कर सकते हैं? बाहर प्रोट्रूड, बाहर की तरफ ला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड जीनियोग्लोसस। जीनियोग्लोसस। तो जीनियोग्लोसस इज अ मसल विच कैन प्रोट्रूड द टंग आउटसाइड, जो टंग को बाहर लाकर क्या करा सकती है? प्रोट्रूड करा सकती है। सो दैट इज नोन एज अ जीनियोग्लोसस मसल। सो दिस इज व्हाट वी ऑल हैव फ्रॉम टुडे लेक्चर इन द लिस्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। टंग से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। हाइपोथैलेमस के जितने पार्ट्स पढ़े थे वो भी, और मेनिंजाइटिस, तीनों आर सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंटिन्यू ऑनवर्ड।